नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी हैज मोर बजट, पाक आर्मी हैज मोर जज्बा, सेज DGSPR। और इस वीडियो को बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो DGSPR है उन्होंने एक बयान दे दिया कि पाकिस्तानी आर्मी के पास है जज्बा जो इंडियन आर्मी के पास नहीं है, और इस जज्बे की बेस पे ही इन पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के ऊपर चढ़ दौड़ेगी और इंडियन आर्मी को सबक भी सिखाएगी। ठीक है, तो इस बारे में ही शोएब भाई अभी आए हैं पाकिस्तानी आवाम की राय पूछने। तो चलिए पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है इस बारे में हम सुनते हैं, और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली DGSPR ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान का हर जवान जज्बा ईमानी रखता है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नो डाउट इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का डिफेंस बजट हमारे से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मौका आया तो हम उनकी टेरिटरी में घुस के उन्हें मारेंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जज्बे की बेस पे सुपर पावर बना जाता है? क्या सिर्फ जज्बे की बेस पे हम 4 जंगें जो लड़े हैं वो जज्बे की बेस पे लड़े थे, और क्या अगर जज्बा तब था तो हम वो जंगें जीते या हारे? इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में भी सिर्फ हम अगर जज्बे को लेकर चलेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है। क्या करते हैं? मैं एज अ बैंकर हूँ, प्रोफेशनल बैंकर हूँ, MCB लॉ कोर्ट में चीफ कैशियर हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त, फिर तो मजा आएगा। थोड़ा एजुकेटेड है आपसे बात करने में। टॉपिक बड़ा, वो अंकल को कुछ समझ आया कुछ नहीं। मैं सीधा सीधा सवाल आपसे करता हूँ कि अभी DGSPR की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान के हर एक जवान में जज्बा ईमानी मौजूद है, मान लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के पास डिफेंस बजट ज्यादा है और उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, या इस तरीके से। आपको मैं देखें, जो हमने जिनको फॉलो करना है ना, इस्लाम अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लम है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट बैटल हुई है ना, जो हक की बैटल हुई है हमारी, हमने तो उसको फॉलो करना है ना। गजवा बदर में देखे कितने कुफार थे और 313 मुसलमान थे। हमें फतह क्यों हुई? क्यों फतह हुई? जज्बे की, सिर्फ जज्बे की बेस पे नहीं सर, हमारे पास रियल ईमान था। अब जो रिसेंटली अब देखें ना, आज हमारे पास रियल ईमान नहीं है। आजकल के पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो शिया सुन्नी बरेलवी ये वो सारा कुछ है। तब फिरका वारियत नहीं थी, जस्ट तब मुसलमान थे। आज फिरका वारियत है। आज हर बंदे, आप किसी शिया पे उठ के अगर आप सुन्नी है किसी और फिरके पे बात करेंगे, वो आपको लड़ पड़ेगा आपके साथ। है सारे मुसलमान है, हाँ, अपनी मर्जी आजादी से जो मैं इस चीज को बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर इस्लाम के साथ ही सिर्फ जज्बे का ताल्लुक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज्यादा हुआ? ज्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है हम थोड़ा आजादाना तौर पे रह रहे हैं। वहाँ की अगर आप स्टेट को देखें, वहाँ की जो मेजोरिटी ज्यादा है वहाँ पे हिंदुइज्म है, वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे। आप अपनी मजहबी रसूमात खुले तरीके से आजाद नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे देखें, आए दिन वीडियोस आती रहती हैं कि हिंदू तंजीमें हैं मुसलमानों को मारे। रिसेंटली आप देखें कि वहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर जो है अतीक अहमद, उनको किस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। कहाँ पे गया उनका मुकदमा? जो आपने बात, आप आतिक अहमद की बात कर रहे हो? वो एक क्रिमिनल था, पॉलिटिकल वार का नहीं था। उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे। उसको तुम मासूम बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, वो बंदा एक क्रिमिनल था। और अभी आता हूं मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। पाकिस्तानी हो तुम, कहते हो कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अच्छी, तुम्हारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच की हालत क्या है बताओ? अगर तुम्हारे मुल्क में अगर कोई कुछ बोल देता है तो तुम्हारे ISI वाले एक काले ले गाड़ी लेकर आके उनको उठाकर लेकर जाते हैं और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है आपको पता है ना? तो फिर और बड़ी बड़ी बात करने में आए गए कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
इंडिया है, ठीक है, पूरी दुनिया मानती है। वर्ल्ड की मैप अगर कोई हाथ में उठा ले तो तुम्हारा मुल्क दिखता भी नहीं, इतनी सी मुल्क है तुम्हारा, और तुम बड़ी बड़ी बात करते उस मुल्क में रहते हुए कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और बताओ, इंडिया में हम मुसलमान के साथ कौन सी जुल्म कर रहे हैं बताओ? उनको मार रहे, उनको पीट रहे, उनको क्या कर रहे बताओ? इंडिया की मुसलमान को जो जो फैसिलिटीज हासिल है ना, मैं मानता हूँ कि मुसलमान जितनी भी मालिक है ना आप लोगों का, ठीक है, उनमें से ऐसे गिने चुने 1 या 2 होंगे जिनमें इतनी सारी फैसिलिटीज होंगे, ठीक है। और तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, 200 रुपए पे किलो का तुम आलू खाते हो और तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, आटे के लिए एक दूसरे को मारते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो। शर्म नहीं आती क्या? अतीक अहमद की उनके ऊपर 100 से ज्यादा चार्जेस है, लेकिन वो उनका एक तो इंटरनल मैटर था, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। लेकिन साथ दूसरी चीज मैं उसकी जस्टिफिकेशन के लिए वैसे बात करता हूँ। इमरान खान साहब, वो तो एक पॉलिटिकल था, एमएलए था, एमपीए था, जो था। इमरान खान वजीर आजम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके ऊपर अटैक हो गया, और वो भी किया भी मुसलमान ने, किया भी इस्लामिक कंट्री में। ये तो फिर हम अगर ये बात करें, ये इश्यूज तो होते रहते हैं, ये इश्यूज होते रहेंगे तब तक जब तक हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे सर। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे मुसलमान के ऊपर अटैक हुआ, वो उनका इंटरनल मैटर था। उससे पहले वहाँ पे हिंदू भी ऐसे गुंडे मौजूद थे जिनके ऊपर ऐसा ही अटैक हुआ, इनकाउंटर हुआ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखें ना, थोड़ा सा ज्यादा पीछे ना जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना जब आप, तो आप उन वाकयात को उठा के देखें, ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसे हमें मुसलमानों को अपना एक दुश्मन करार दे दिया। अच्छा, आप थोड़ा अच्छा, ये बात तुझे कहाँ से पता चल गई कि इंडिया में जो हिंदू रहते हैं वो मुसलमान को अपना दुश्मन मानते? कहाँ से पता चल गई तुम लोगों को? क्योंकि हमारे तो बुक में नहीं पढ़ाया जाता कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, पढ़ाया तो नहीं जाता, या पे मीडिया पे ओपनली कहा भी नहीं जाता, ठीक है। बताओ कौन कहा कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है या फिर हिंदू मुसलमान का दुश्मन है? बताओ। ये जो चूरन तुम्हारे ब्रेन में है ना, इसको निकालो, ठीक है। और तुम बताओ, तुम्हारे मुल्क में माइनॉरिटीज का हालत क्या है? बताओ बताओ, तुम्हारे मुल्क में माइनॉरिटीज का हालत क्या है? तुम लोग यार हिंदू छोटी छोटी बच्चियों का तुम लोग फोर्सफुली मैरिज करवा देते हो, ठीक है। तुम लोग यार सिख को भी नहीं छोड़े, तुम लोगों के उधर जो माइनॉरिटी सिख है, तुम लोग यार उन लोगों को भी नहीं छोड़े हो, और बड़ी बड़ी बात करते हो। तुम्हारा मुल्क जब बना, ठीक है, तब तुम्हारे मुल्क में 12 से 14% हिंदू थे। अब बताओ कितने परसेंट है? 1 या 2% है, और बड़ी बड़ी बात करते हो। तुम लोग यार हिंदू के साथ एक गिलास में पानी नहीं पी सकते, तुम लोगों को उससे तुम्हारा मजहब खतरे में आ जाता है। तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो कि इंडिया में मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पहले तुम लोग खुद को देख लो, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपके साथ गपशप हो रही है। सिर्फ 2 मिनट लेंगे। आप ये बताएं, जब 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, यहाँ पर हिंदुओं की क्या तादाद थी? अगर रेशो की बात करें, कितने % थे यहाँ पर हिंदू मौजूद? कुछ यहाँ पे ज्यादातर मेजोरिटी हिंदुओं की थी सर। नहीं, जब यहाँ पे जो रह के वो तकरीबन 14 से 15% थे, 14 बिल्कुल थोड़ी सी रेशो है। 1% भी मुश्किल से है, या 2% मुश्किल से है, ये मैं मुश्किल से कह रहा हूँ। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सर उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। तो आप कह रहे थे अभी आप कहते हैं नस्ल कशी हो रही है उनकी। वो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ उनको लिमिटाइज किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जा रहे। रह तो वो रहे हैं। पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें मसाजिद ज्यादा है, मस्जिदों की तादाद ज्यादा है? आपको पता है? सर मेरे ख्याल से तुर्की है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया है। इसके ऊपर आप भी जाके रिसर्च करिएगा। मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह। चीजें। अच्छा, अब बात आते हैं टॉपिक की तरफ, वाइंड अप करते हैं। आप भी शायद ड्यूटी पे होंगे या जाना होगा। मुझे ये बताएं, सिर्फ जज्बे की बेस पे हम सुपर पावर बन सकते हैं? सर जी बन तो सकते हैं, लेकिन अगर अंकल को ऐड करते हैं, सिर्फ जज्बे की बेस पे हम कोई काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकली मेहनत ना करें, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क ना करें, कुछ ना करें, तो सिर्फ जज्बे की ईमानदारी से काम करें, सब कुछ हो सकते हैं। ईमानदारी से काम करें, सब कुछ हो सकता है सर। ईमानदारी तो सबसे पहले है, लेकिन हमें साथ एजुकेशन के ऊपर, साथ हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। सर हर चीज पे काम, जब हम ईमानदारी से काम चलने की कोशिश करेंगे, फिर हम हर एक चीज को 1 by 1 ठीक कर लेंगे। मेरा ये पॉइंट है कि जब हम ईमानदारी
ईमानदारी से मुखलसी के साथ मैं कहूंगा ना कि मैंने ये काम करना है, तो मैं ये भी करूंगा। आगे मुझे जब मेरा ये मिशन माइंडसेट बन जाएगा ना कि मैंने गलत काम को ठीक करना है, मैं एक काम को ठीक करूंगा, नेक्स्ट मुझे कोई गलत काम नजर आएगा मैं उसे भी ठीक करूंगा, करते 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 चेंज आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का बुनियादी मसला पता है क्या है कि यहाँ पे हमारे अंदर ही कुछ ऐसे ताकतवर बासर लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कभी भी मुल्क के हालात ठीक ना हो। इससे तो मैं 100% एग्री करता हूँ और यही मेरा रोना है कि भाई अपने घर को ठीक करो। सर उनको हाथ डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो आपका जोन सा मर्जी बंदा हो। अंदर मिली भगत है, सब कुछ चाह रहे हैं, अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। तो फिर हम इल्जाम दूसरों पे क्यों लगा देते हैं, कभी अमेरिका पे, कभी इसराइल पे, कभी इंडिया पे? नहीं इन पे सर, क्यों? हम नहीं अपने सर, घर पे नहीं क्यों सर, अगर हम अपने पिछले बैकग्राउंड को देखें ना तो गद्दार हमेशा मुसलमान में ही हुआ है, और ये गद्दारों की वजह से ही आज हम इस बुनियाद पे पहुंचे हैं। अपने आप को कहना मुसलमान और काम काफिरों वाले, नाम का मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, करना और दूसरी तरफ गद्दारी करना। पूरे प्लेनेट पे सिर्फ नाम का मुसलमान पाकिस्तान में पाया जाता है, प्रैक्टिकली मुसलमान बहुत कम है पाकिस्तान में। मेरा ये पॉइंट है। काम सारे सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, काम सारे गैर मजहबों वाले हैं हमारे। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात करते हुए, लेकिन बात हमेशा हक की करनी चाहिए। आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप कौन सा किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं? मैं पॉइंट आउट ये बेहतरी के लिए जो भी क्रिटिसाइज किया जाता है, बेहतरी के लिए किया जाता है कि अभी भी टाइम है। और बड़े दुख के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ये पहली कंट्री है जो इस्लाम के नाम पे बनी है, और इसमें यहाँ पे हमारा निजाम भी सारा जो है इस्लाम पे होना चाहिए। लेकिन बैंकिंग सिस्टम, आप बैंक में काम कर रहे हैं, वो इस्लाम के? सर जी, इसराइल में वो गैर मजहब है, इंडियन गैर मजहब है, वहाँ पे शरह सूद 5% 7% ज्यादा नहीं, यहाँ पे 25% है शरह सूद, और हम हैं मुसलमान। कितनी ग्रो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इन भाई ने अभी जो बात कही ना, बिल्कुल सही बात कही। इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को अभी पूरी तरीके से इस्लामिक मुल्क बन जाना चाहिए, क्योंकि यार तुम लोग तो इस्लाम के लिए ही एक मुल्क बनाए हो। बताओ, तुम्हारे जिन्ना ने तो इस्लाम के लिए मुल्क बनाया पाकिस्तान, तो इसमें इस्लामिक लॉ क्यों नहीं है? बताओ। पहले इस्लाम के लिए मुल्क ले लिया तुम लोगों ने एक, ठीक है, लेकिन उसमें इस्लामिक लॉ नहीं है। पहली बात तो है कि आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सी मुल्क हो, आप इस्लामिक मुल्क हो या फिर आप डेमोक्रेसी हो। ये जो आपका जो मुल्क का नाम में एक चूरन लिख दिया है ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे चूरन है। इस्लामिक में रिपब्लिक कैसे हो सकता है बताओ, और रिपब्लिक में इस्लाम कैसे हो सकता है? इसको आप लोग चेंज कर लो, ठीक है, ठीक कर लो। और 75 साल तो आप लोगों ने डेमोक्रेसी में, सोकॉल डेमोक्रेसी में रह के तो देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आप इस्लामिक में आ जाओ, शायद कुछ हो जाए। अगर ना भी हो तो फिर आप लोगों को जो मजहब से इतना प्यार है, इतना लगाव है, इस्लामिक लॉ होना चाहिए। ये जो आप लोगों का जो सोच है, ये सोच भी ठीक हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए आप आपके मुल्क में इस्लामिक लॉ लेकर आ जाओ, ठीक है। टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर कर रहे हैं अपनी, वो दिन बाद। सर जी, सबको सब कुछ पता है, सारे मैकेनिज्म पता है कि किस तरह हालात ठीक होंगे। बात फिर वही आ जाती है कि करना नहीं चाहते। ठीक है, मेरी भी बहुत जिम्मेदारी है, आपकी भी बहुत जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए? एजुकेशन को सर लाजमी करना चाहिए, दिन रात करना चाहिए, फिर ही हम ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है सर। गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, इंडिविजुअल भी बंदे की ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लास्ट में जो टॉपिक था जज्बा जज्बा जज्बा, उसके ऊपर भी बात करूंगा। ये समझाना चाहूंगा जो लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, आपकी मर्जी, आप समझे ना समझे, कि सिर्फ जज्बा नहीं, अगर जज्बे की बेस पे ही होता तो आज शायद हम सुपर पावर होते। अगर जज्बे की बेस पे होता, जो 4 जंगें इंडिया के साथ हुई हैं वो हम जीत जाते। अगर जज्बे की बेस पे ही होता तो हम इस टाइम क्राइसिस का शिकार ना होते, आटे की लाइन में जज्बा लेके खड़े ना होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रैक्टिकली भी हमें सब कुछ करना पड़ेगा सर, बात ये है। ऐसे ही है। अच्छा लगा जी बात करके इनसे, और कुछ बातों से मैं एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हमारा मकसद यह है समझाया जाए, शऊर पैदा किया जाए, अवेयरनेस पैदा की जाए। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से लोग आपको पाकिस्तान से और बहुत से लोग इंडिया से देख। मेरा स्पेशली मैसेज उन लोगों के लिए है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में, हम तो ना 3 में है ना 13 में है, हमने कमा के हम अपने घर का सर्कल चलाने, अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, हमारे लिए यही बड़ा है। लेकिन जो अपर लेवल पे बैठे हैं, जो रोल कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा ये हमारा घर है, हमने इसी में रहना है, इसी में हमारे बच्चे आने, हमने तो गुजार ली, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में मेरे हाथ जुड़े देख ले। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जिनको पावर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, जिनके हाथ में इक्तदार है, आज भी वो असल इश्यूज के ऊपर बात करें, बजाय हमें इधर उधर लगाने के। कभी हमें मजहब के नाम पे हमें शुरू से ही हमारी कौम को इतनी कंजस्टेड हमारी सोच बना दी गई है
कि हम सिर्फ आए मकान रोटी कपड़ा अपने बच्चों के अलावा इन चीजों से निकल ही नहीं सके आज अगर तक। निकलते हैं तो मजहब के नाम पे मजहब लड़ते के हैं नाम या पे फिर हम लड़ते कश्मीर हैं। के नाम पे सबसे बड़ा फसाद हम में फिरका वारियत है। मैं इस चीज को टोटली डिनाई करता हूँ। फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए। हम इंडिया सारे से बहुत मुसलमान लोग हैं, देख हम रहे हैं सारे आप मुसलमान इंडिया हैं। से लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज प्यार भरा मोहब्बत भरा नफरत भरा वो आप पे डिपेंड है जो आप नफरत तो कर ही नहीं सकते। देखिए जी, अल्लाह ताला का हर बनाया बंदा हमारे लिए काबिल इज्जत है। जो आपको इज्जत देता है उससे इज्जत लें। जो आपको हमारा दीन भी यही कहता है, ठीक है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ह्यूमैनिटी फर्स्ट मेरा यही स्लोगन है और मैं इसी चीज को मानने वाला हूँ कि चाहे वो हिंदू है सिख है जो मर्जी है, हर एक का दुख दर्द बराबर होता है। आप मैनकाइंड के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें, अल्लाह आपसे खुश होगा। जब तक हम अल्लाह ताला के दीन पे नहीं चलेंगे, हम चाहे जो मर्जी कर लें, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। हम मजीद क्राइसिस का शिकार होंगे। अच्छा लगा बात करके। और तो देखिए दोस्तों, जो इंडियंस मुझे कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, मैं उन सबको एक बात कहना चाहता हूँ। आप पाकिस्तानियों से रिश्ता ठीक करने की बात कर रहे हो। अभी इस भाई की बात आपने सुनी ना? इसने 2 मिनट पहले ही मजहब को लेके बड़ी बड़ी बात कर ली, ठीक है। शुरू किया इसने इस्लाम को लेके, ठीक है, और खत्म किया इसने विक्टिम का खेल के। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, ठीक है। इसने थोड़ी ही देर पहले 2 मिनट पहले, ठीक है, इसने 2 मिनट पहले कहा कि इंडिया और इजराइल गैर मजहब वाले मुल्क है, हम काफिर से भी बदतर है, ठीक है, ऐसी ऐसी बात कही। और अभी भी कह रहा है कि ह्यूमैनिटी फास्ट होना चाहिए, इंसानियत सबसे आगे होना चाहिए। ये है पाकिस्तानियों का दोगलापन, ठीक है। ऐसा ये लोग क्यों कह रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, सुनो। अभी इन लोगों के पास खाने को नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान डूब रहा है, इसीलिए इंडिया से रिश्ता ठीक कर लो और हमारा जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद हम फिर से इंडिया को काटेंगे। अभी तो इंडिया से फायदा ले लो और बाद में इंडिया को काटेंगे, यही है इनका असली मकसद, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता ठीक होना चाहिए, ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता। नहीं होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक अलग मुल्क चाहिए था, पाकिस्तानियों को हमने दे दिया, चलो खत्म, बात खत्म। लेकिन उन लोगों के पास जो हमारी टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो उन लोगों के पास हमारी जम्मू कश्मीर का टेरिटरी है, ठीक है, और जो हमारी गिलगित बल्चिस्तान का टेरिटरी उन लोगों के पास ऑक्युपाइड करके बैठे हुए वो लोग, ठीक है, वो दोनों ही पार्ट हम लोगों को चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें देखने को कोई जरूरत नहीं है। ये मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ताबेदार जी से थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुनैद। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का कारोबार है। बिजनेस है। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, पहले ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल, जो कंडीशन है पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसे देखते हुए। आपके सामने ही है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। कुछ खास बिजनेस नहीं चल रहा? बस ठीक है, लेकिन जो चीज़ एक पहले 1000 रुपये की थी वो अब इस वक्त इसकी मालियत 1600 रुपये हुई है। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं और असल जो रकम इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि दुनिया में कोई भी कंट्री हो, अगर उसका किसी दूसरे कंट्री से मुकाबला किया जाए, वो इकॉनमी के सर पे किया जाता है, बजट के सर पे किया जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह के डेवलपमेंट के हवाले से किया जाता है। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। पाकिस्तान की अगर इस मौजूदा कंडीशन की बात की जाए और अगर हम कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई हमारे यहाँ से DGISPR की तरफ से कि भाई हमारे यहाँ हर एक जवान के पास जज्बा है, मतलब हम जज्बा रखते हैं, जज्बा ईमानी रखते हैं। तो ये बताएं, टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो तो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सोच क्या आपको नो डाउट, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, मैं ये समझता हूं जज्बा होना अच्छी बात है, नो डाउट जज्बा होगा भी, लेकिन क्या उनके पास जज्बा नहीं है? अगर हम मुसलमान की बात करते हैं कि मुसलमान के पास ही जज्बा, 1 मिनट के लिए मानते हैं यहाँ पे अगर 24 करोड़ मुसलमान है, वहां पे तकरीबन 35-40 करोड़ मुसलमान है, जज्बा तो फिर जज्बा भी उनके पास ही ज्यादा हो गया ऐसे तो। ये सारा कुछ जज्बे पे डाल देते हैं, असल में जज्बा नहीं। हम बहैसियत कौम एक बहुत ही सुस्त मजाज और काहिल तरह के हम इस वक्त लोग हो गए। अगर आप सही
अगर आप महसूस ना करें इस बात को, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है हमारा इस वक्त हमारी नेशन का, कि हम काम करना ही नहीं चाहते, हम हर काम में आसानी ढूंढते हैं। ठीक है। और क्या वजह समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, हम अपना डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, हम अपनी कमजोरियों को ठीक करने की बजाय, बेहतर करने की बजाय हम दूसरों के ऊपर अपनी खामियां क्यों डाल देते हैं? आपने अभी जैसे इंडिया की मिसाल दी है, तो इंडिया की अगर आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसकी तरफ अगर आप देखें, तो इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो अपने अपने बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए सारी आसानियां पैदा करते हैं। हर वो काम करते हैं, हर वो स्टेप अहेड होते हैं हमसे, जिससे वो उनकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इंक्रीज आए, बेहतरी आए। और इसी वजह से शायद उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी है। बिल्कुल। इस वक्त अभी आपने रिसेंट सर्वे देखा होगा, तो इस वक्त वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी बन गया हुआ है। क्योंकि आपने इंडिया की बात की है, तो उसी को ही एग्जांपल ले लें। अभी आज से अगर कोई 8 साल 6 साल 8 साल पीछे चले जाएं, जो नरेंद्र मोदी ने उनका सूरत एक शहर है, उसको अगर आप गूगल मैप पे भी अगर आप उसको सर्च करें, तो उस पर इतने ज़्यादा इस वक्त आईटी डेवलपर्स बैठे हैं, आईटी हब बना हुआ है। उनका बेसिकली एक्सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे तो आईटी हब इस तरह से हमारी गवर्नमेंट के तो उस तरह से पॉलिसीज ही नहीं है कि जो एक एक्सपोर्ट का ये वाला लेवल के जहाँ पे हम अच्छे भले एक रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यूथ बहुत ज्यादा है, उन्हें हम प्लेटफॉर्म देके उनके साथ मतलब उन्हें इंगेज कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं कि भाई आप जो है वो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे ये इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन देखें इतनी हायर पोस्ट पे अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट देगा कि हमारे पास जज्बा है, और उन्होंने प्रॉपरली ये कहा है कि उनके पास नो डाउट बजट ज्यादा है, उनका पर आर्मी जो पर पर्सन है, आर्मी पर्सन है, तो पर कैपिटा ज्यादा है, नो डाउट, साथ ये भी क्लियर कर रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, बेहतर है, फिर भी हम साथ ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है। हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई हमें टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है, हमारे पास जज्बा है, हमें टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है, ये स्टेटमेंट नहीं थी देनी चाहिए। इस सिर्फ जज्बे को क्या करना है, जब तक आप कैपेबल ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि आप काम करें, आप चाहते ही नहीं, आपकी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि आप काम करें। वो इस वक्त तो टिपिकल जो इस वक्त के जो माहौल बना हुआ है हमारा इस वक्त पाकिस्तान का ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ऐसे ही लगता है जैसे गुजरों की और रानों की लड़ाई हो गई है, और वो एक दूसरे पे FIR हो रहे हैं, और किसी को भी आम आवाम का पता ही नहीं है। ठीक हो गया। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो हम अपनी गलती किसी और पे डाल देते हैं। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वजह है हमारी यूथ इस चीज को क्यों नहीं सोच पा रही, समझ पा रही कि भाई हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, हमें नो डाउट जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी वर्क करने की जरूरत है। भाई आजकल तो देखा जाए सब अपनी अपनी जेबें बढ़ने में वो लगे हैं, मसरूफ हुए हैं। ठीक हो गया। कोई बंदा नहीं है सोचता गरीब बंदे का सोचे, सब हर बंदा अपना अपना ही सोच रहा है इस टाइम पे। ठीक हो गया अपना। अच्छा, ये सोच बदल सकती है या नहीं आपके ख्याल? बिल्कुल बदल सकती है। ये कुछ काम होते हैं जो नीचे से शुरू होते हैं, मतलब इनफरादी तौर पे हर बंदा अपने आप को सोचे। ऐसे ही है, मतलब हम जी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका गवर्नमेंट लेवल से, आपके गवर्नेंस से, आपको जो पॉलिसीज, आपको अगर कोई ब्राइट पॉलिसीज नज़र आती है ना कि मैं IT डेवलपर हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं IT डेवलपर हूँ और मैं अपना को मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई इस तरह की ब्राइट पॉलिसीज नज़र आए कि अगर गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटेट करे कि आपको लोन चाहिए आप लोन ले लें, आपको अगर कोई और को फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन आप IT डेवलपमेंट में आप वो अपना जो है अपना हिस्सा डालें, कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप करें, आपको गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको पॉलिसीज में देगी, आपकी पेमेंट टर्म्स जो आपको बाहर से कोई रेमिटेंस आनी है उसमें आपको सहूलियत दी जाएंगी। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट एक टाइम पे खुला था, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि अभी फिर वही बात है कि इस वक्त उनका जो डिलेमा ऑफ द नेशन हमारा ये है कि वो आपस में ही उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और मैंने स्पीकर बनना है और मैंने ये बनना है और मैंने वो बनना है, तो उसमें आम बंदे के लिए पॉलिसीज बनाना वो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। मुश्किल होता जा रहा है, हम आपस की लड़ाइयों में मसरूफ हैं, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है और हमें इस चीज का शायद अभी एहसास नहीं हो रहा, हमें इस चीज का एहसास दिलवाया नहीं जा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है कि हम उठे, टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, IT पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे वर्क करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अदरवाइज हम फिर जज्बा तो रखेंगे लेकिन खाने के लिए शायद रोटी नहीं रखेंगे। ये बातें कुछ को बुरी लगे, कुछ को अच्छी लगे, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। और आप एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आती है बात इंतखाबात की और उसमें कहा जाता है कि नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि PTI सपोर्टर्स हैं या किसी भी जमात के सपोर्टर्स हैं, तो सिर्फ इंतखाबात की हद तक तो नौजवानों को मलूज़े खातिर रखा जाता है कि इस वक्त इतने नौजवान जो हैं वो वोट देने के लिए अहल हैं और वो देंगे।
कभी ये नहीं सोचा जाता कि इन नौजवानों के लिए अगर आईटी डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए इस वक्त हमारे पाकिस्तान के सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। ठीक है। हमारा अमेजोन पूरी दुनिया में बिल्कुल जो पाकिस्तान के जो डेवलपर्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त। मेरे ख्याल से तो मतलब अगर अमेजोन के जो सेलर्स हैं, अमेजोन के जो वो ये होते हैं, ठीक है, जो भी इस पे बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन पे जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यही मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे। अगर अच्छा ऐसा है, कहाँ से मिल गया आपको इंफॉर्मेशन? दुनिया में टॉप ऑफ द लाइन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, कहाँ से मिल गया आपको? आप दुनिया का टॉप 10, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंट्री का लिस्ट निकालो, उसमें आपका मुल्क का नाम ही नहीं आता, और आप कह रहे हो कि दुनिया में सबसे से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर पाकिस्तान में है। आप तो पूरी दुनिया की बात छोड़ो यार, आपका मुल्क का नाम एशिया में भी नहीं आता। एशिया में भी जितनी कंट्री है जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंट्री है उनमें भी आपका नाम नहीं आता, देख लो जाके। पहले आपका जो वहम है इसको सुधारो, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान से भाग कैसे गया? अमेज़न पाकिस्तान से भाग कैसे गया बताओ? और क्यों भागा? आपको पता है क्यों भागा? आप लोगों ने इतना फ्रॉड कर लिया अमेज़न के साथ, इतना फ्रॉड कर लिया कि अमेज़न भी आपके आगे हाथ जोड़ लिया कि हमें छोड़ दो, पाकिस्तान में हमें नहीं रहना है। पाकिस्तान में लोग सोच के आए थे कि हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ हमें बेनिफिट होगा, लेकिन आप लोग यार इतना फ्रॉड कर लिया अमेज़न के साथ, ये अमेज़न भी भाग गया। और आप कहते हो कि हमारे मुल्क में बाहर से इन्वेस्टर क्यों नहीं आते? कैसे आएंगे? आप लोग इतना फ्रॉड करते हो तो कैसे आएंगे बताओ? और ये जो चुड़न की इंफॉर्मेशन आपके के ब्रेन में है ना, इसको निकालो, ठीक है। आप सबसे ज्यादा टॉप पे हो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म में, ठीक है। आप लोग टेररिज्म में सबसे ज्यादा मतलब अव्वल पे हो दुनिया में। आप लोगों के अच्छा विक्टिम कार्ड और टेररिज्म कोई नहीं करता, ठीक है। आप लोग बोलो बहुत अच्छा विक्टिम कार्ड भी खेल लेते हो और टेररिज्म भी कर रहे हो। और ये जो सॉफ्टवेयर ये सब आपकी मतलब बस की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग टेररिज्म में हो, वही आपका लिए बहुत अच्छी मतलब प्रोफेशनल है, ठीक है। आप चलो अच्छे काम कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। पाकिस्तानी मिलेंगे तो फिर ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता। खैर शायद में भी ये ऑथेंटिक बात हो, लेकिन अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में अमेज़न क्यों नहीं आया, फिर चला गया? पाकिस्तान में अमेज़न आ सकता है और आया भी हुआ है, लेकिन बात ये है कि अगर किसी को अगर सहूलियत मिलती हैं वो उसका अच्छे से फायदा नहीं उठाता, दो नंबरियां करनी शुरू कर देते हैं। और अगर कोई 2 नंबरी नहीं करता तो वो कहता जी मुझे बचा कुछ नहीं है, मेरे से फलाने बंदे ने फ्रॉड कर लिया, मेरे से फलाने बंदे ने फ्रॉड कर लिया। तो 2 नंबरी कर लेते हैं या 2 नंबरी उनसे हो जाती है, यही 2 चीजें हैं। खैर अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकबाल रहमान। आपका नाम? असगर कमाल। असगर साहब, क्या करते हैं आप? मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ। हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, डेवलपमेंट की, आपको लगता है कि सिर्फ जज्बे की बेस पे कोई भी कंट्री आगे ग्रो कर सकती है? देखें, ये इस बात पे अगर हम बात करते हैं तो चाइना हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ सारा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो इस वक्त जिस हालात में गुजर रही है वो हमें नहीं लग रहा कि इस मुल्क पे कंट्रोल कर पाएगी। महंगाई पे भी जो लोग इतने परेशान है, आवाम परेशान है, गरीब लोग, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी। रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट आई है DGISPR की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हमारे हर एक जवान में जज्बा मौजूद है, जज्बा अमानी मौजूद है। और नो डाउट अगर भारत की बात करें, उनका डिफेंस बजट ज्यादा है, उनके पास सब कुछ ज्यादा है, लेकिन हमारे जी क्या करें? देखिए, हमारी ये असल में हमारी मुसलमान कौम में वैसे ही जज्बा बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और हमें इंशाल्लाह हम जज्बे के साथ जी रहे हैं और अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई हेल्प नहीं है, किसी गरीब आवाम की नहीं है। मुसलमान के साथ जज्बे की बात करें, अगर लिंक जज्बे का मुसलमान के साथ है तो इंडिया में भी तो 40 करोड़ या 35 करोड़ मुसलमान है, फिर इस हिसाब से उनके इंडिया में ज्यादा जज्बा। देखो, उनके हुक्मरान देखे वो इंडिया के हैं,
इसलिए उनको दावे में रखा जा रहा है। हम तो इंडिपेंडेंट है ना, हम तो इंडिया के जो मुसलमान हैं हम तो इंडिपेंडेंट इस्लामी ममालिक में आते हैं ना, हम तो किसी मुल्क में नहीं आते। आपको लगता है कि आप यहाँ पे आजाद हैं? बिल वो आजाद नहीं है, इंडिया में वो आजाद नहीं है। ओ अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हो आजाद नहीं है और आप आजाद हो? वाह, आप आजाद हो इसलिए आटे के लिए एक दूसरे को मार रहे हो, ठीक है। आप आजाद हो इसलिए हर दिन जाके किसी ना किसी मुल्क के सामने अपना जो कटोरा है फेंक देते हो कि हमें भीख दे दो। आप आजाद हो इसीलिए आपके मुल्क की मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं। आप आजाद हो इसीलिए आपकी जो आर्मी पर्सन है उन लोगों को टीटीपी वाले आके डेली ठोक कर जाते हैं। आप आजाद हो इसीलिए आपके मुल्क का जो ट्रेन है, ठीक है, वो ट्रेन का हालत ऐसे है, देख लो। आपके जो ट्रेनों का डिब्बा है ऐसी हालत में है, देख लो। आप आजाद हो, आप आजाद हो। काहे का आजाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप काहे का आजाद हो बताओ। आपकी जो मुल्क है उसको कौन चलाता है? आर्मी चलाता है, ठीक है। आप आजाद हो, आप आर्मी के खिलाफ कुछ बोलकर दिखाओ आपके मुल्क में। रात में जब आप सोने के लिए बेड पे जाओगे ना, तब आपका ISI वाला आके आपको उठा कर लेकर जाएगा, ठीक है। आप बोलकर तो दिखाओ। और आप कहते हो आप आजाद हो, काहे का आजाद हो? आप हर दिन जाके भीख मांगते हो, आप भिखारी हो। आजाद नहीं हो, आप भिखारी हो, भिखारी। आप इंटरनेशनल भिखारी हो, ठीक है। आपका मुल्क इंटरनेशनल भिखारी है और आप आजाद कहते हो खुद को। शर्म कर लो, ठीक है। अच्छा, इस्लाम के जज्बे का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम के साथ है या देखें, इस्लाम के साथ भी है और बाकी हर ममालिक से तल्लुकात होनी चाहिए, हर मुल्क से होने चाहिए। ये नहीं कि हम किसी मुल्क को ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। अभी देखो, हर इंसान जो मुल्क है, हर कंट्री जो है अपना वो करती है अपना, लेकिन हमें पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? हम हर चीज पूरी कर सकते हैं। चीज हमारे पास यहाँ मौजूद है, ऑयल हमारे पास वाफर है, हमारे पास इकोनॉमी हमारी बेहतर है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक देखो, ये आपने क्वेश्चन किया ना, वो आपने गलत, जो जैसे मैंने और माइंड में था, लेकिन वो ठीक आपकी बात है, लेकिन हर चीज देखे पाकिस्तान में ऐसे, पाकिस्तान में हर देखे हर चीज मौजूद है, वसाइल मौजूद है, लेकिन वापस भी लेकिन उन्हें हम प्रॉपर यूज नहीं ना कर रहे, उनसे फायदा नहीं उठा रहे, पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा रहे, पाकिस्तान नीचे से नीचे आ रहा है। मेरा ये पॉइंट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल पाकिस्तान नीचे ठीक हो गया। तो दोस्तों वो वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, आप लोगों ने तो वीडियो में सारी बातें सुनी, लेकिन देखिए जो पाकिस्तान में जो मतलब पाकिस्तानी आर्मी का जो एक ही की नारा है कि हम में बहुत जज्बा है, इन जज्बे से उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सारे के सारे जंग इस जज्बे की बेस पे ही तुम लोग लड़ने के लिए इंडियन आर्मी के सामने आए थे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। जज्बे जज्बे जज्बे, इन जज्बे से आप लोगों ने आज तक क्या उखाड़ लिया बताओ। आप लोगों में अगर इतना ही जज्बा है, मैं DGISPR से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप में अगर इतना ही जज्बा है या फिर आपकी ई फोर्स में अगर इतना ही जज्बा है, तो फिर आप लोग डेली जाके भीख क्यों मांगते हो? आपका आर्मी चीफ चीन में गया है ना भीख मांगने के लिए, क्यों गया है? आप तालिबान को देख लो, अफगानिस्तान पे तालिबान का राज चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें भीख दे दो या फिर हमें रिकॉग्नाइज कर लो। मैं मानता हूं कि तालिबान अफगान के जो पीपल्स है उनके ऊपर बस जुल्म कर रहा है, मैं मानता हूं। तालिबान की बहुत सारी मतलब डिसीजन से मैं डिसएग्री करता हूं, ठीक है, लेकिन तालिबान इस मामले में तुम लोगों से बहुत मतलब क्या बोलूं, उन लोगों का सम्मान है, ठीक है, उन लोगों के पास रिस्पेक्ट है, लेकिन तुम लोगों के पास वो नहीं है। तुम लोग तो अपना सम्मान को बेचकर खा गए और बड़ी बड़ी बात करते हो कि हमें जज्बा है, जज्बा है, जज्बा से क्या उखाड़ लिया बताओ। 4 जंग लड़ी थी ना आप लोगों ने हमसे, 4 जंग ही आप लोगों ने हार गया। और ये बात तो मैं एक इंडियन होके के कह रहा हूं और आप लोगों को शायद लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं,
तो फिर आप लोग, आपका जो पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट है और आपका जो अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, उसका बयान सुन लो। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। कह रहे हैं कि पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। मैं अभी भी मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा, हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी। सुना? तो बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? आपके आर्मी हर एक जंग हार गई, हर एक जंग हार गई, ठीक है। और बड़ी बड़ी बात करता है कि हम इंडिया के ऊपर चढ़ धरेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपके पास खुद खाने को नहीं है और आप इंडिया के ऊपर अटैक करोगे। आपका जो एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा है ना, वो खुद माना है कि हम इंडिया से एक दिन के लिए भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दिन के लिए भी। और तुम कहते हो कि हम इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे, हाँ, इंडिया को सबक सिखा देंगे। औकात में रहो तुम लोग। मतलब मुंह में जो आता है से वो ही बोल देते हो। डीजी आईएसपीआर हो यार तुम, ठीक है, तुम्हारे तो कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें बहुत जज्बा है। और मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों का जो आर्मी चीफ होता है या फिर जो जनरल होता है, वो लोग इतने सारे जो मेडल क्यों झुलाते हैं, क्यों लगाते हैं? बताओ, इतने सारे जो मेडल क्यों लगाते हैं? ऐसी वार आप लोगों ने जीत ली कि ये सारे इतने सारे मेडल आप लोग लगाते हो? आप लोग तो हर एक जंग हार गए। यहाँ तक कि जो टीटीपी वाले हैं, जिन लोगों को आप लोगों ने बनाया, ठीक है, वो लोग आप लोगों को डेली आके ठोक कर जाते, लेकिन आप लोग फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हो। और मेडल के काय को झुला रहे हो? दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आपका आर्मी में दुनिया का नंबर 1 आर्मी है। दुनिया मानती भी नहीं आपका आर्मी को, ठीक है। आपके आर्मी को दुनिया सिक्योरिटी गार्ड की तरह ट्रीट करती है। इसीलिए कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ तब आपके आर्मी को बुलाया गया, भाड़े की टट्टू बना के, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले देखने के लिए। सिक्योरिटी कौन देखता है? सिक्योरिटी गार्ड देखता है, ठीक है। लेकिन आपकी आर्मी सिक्योरिटी गार्ड बन चुकी है, आर्मी नहीं रही आपका, सिक्योरिटी गार्ड बन चुकी है। और बड़ी बड़ी बात करते हो, खाने को नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते, इंडिया को अटैक कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इंडिया को डरा रहे हो क्या? क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ, जब इंडिया के पास कुछ भी नहीं था तब इंडिया नहीं डरा किसी से भी, और आज इंडिया के पास सब कुछ है और इंडिया आज डर जाएगा और तुम्हारी वो छोटी सी मुल्क से डर जाएगा, पाकिस्तान से। यही बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोग कैसी आर्मी हो? तुम लोग कैसी आर्मी हो? तुम लोग सरेंडर कर दिए हो। जंग हमने भी हारी है, चाइना से जंग हमने भी हारी है, लेकिन हम कभी सरेंडर नहीं किए। हम लड़ते लड़ते मर गए, चाइना से शहीद हो गए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। लेकिन आपका जो मुल्क है, आपका जो सोकल नंबर 1 आर्मी है, वो सरेंडर की हुई कौम है, सरेंडर की हुई आर्मी है, ठीक है। और बड़ी बड़ी बात करता है। और मैं लास्ट में डीजीआईएसपी से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी फौज के अंदर इतना ही जज्बा है तो अभी तो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, तो फिर इन जज्बे से रोटी बना लो, ठीक है। रोटी बना के पहले ले जवान को भी खिलाना, आपके जो फौजी है उनको भी खिलाना, ठीक है। और अगर बच जाए थोड़ी बहुत तो खुद भी खा लेना, ठीक है। 75 साल से पाकिस्तानी आवाम को तुम लोग चूरन खिला रहे हो और पाकिस्तानी आवाम भी चूरन खाती जा रही है। गजब। ऑल द बेस्ट, करते रहो ऐसे, ठीक है। ऐसे तुम लोग अगर ना करोगे तो हमारा काम कैसे बनेगा बताओ? करते रहो, ठीक है। इंडिया अगर चाहे भी ना तो पाकिस्तान का इतना ना बैंड नहीं बजा सकता था, ठीक है, जितना तुम लोग खुद मिलके बजा दिए। डेली ले आके कोई ना कोई बैंड बजा देता तुम्हारा मुल्क का, दूसरे नहीं बजाते, तुम लोग खुद ही बजाते हो।
तो दोस्तों वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, तो मिलते एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।